नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा ऑन रहने वाली जिंदगी में शांति और सुकून पाना मुमकिन है? और क्या इसका रास्ता हजारों साल पुराने ज्ञान में छुपा हो सकता है? बिल्कुल, और इसी सवाल के जवाब की तलाश में आज हम जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क से मिली सीख पर बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो नोट्स और समरी है वो यही बताती है कि भिक्षुओं की सोच सिर्फ पहाड़ों या मठों के लिए नहीं है, बल्कि वो आज के मॉडर्न इंसान के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि अपने दिमाग को काबू में करके तनाव और चिंता से कैसे निपटा जाए और कैसे वो असली खुशी पाई जाए जो किसी की तारीफ या सोशल मीडिया लाइक्स पर निर्भर ना हो, बल्कि हमारे अंदर से आए। ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। ये पूरी चर्चा 3 हिस्सों में बटी है, जैसा कि किताब में बताया गया है। पहला है जाने दो, मतलब लेट गो। दूसरा है विकास करो, यानी ग्रो। और तीसरा है सेवा करो, गिव। जाने दो, विकास करो और सेवा करो। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये 3 शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, बल्कि ये है कि इनके पीछे की सोच कितनी गहरी और प्रैक्टिकल है। इसका कोर मैसेज साफ है कि खुशी और कामयाबी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, वो मन को साधने का नतीजा है। चलिए फिर पहले आइडिया पर आते हैं, जाने दो। जी। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर आज के दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है, फोमो हावी है, वहां किसी चीज को जाने देना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ समझने वाली बात यही है कि जाने दो का मतलब बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर के बोझ को उतारना है। अंदर का बोझ? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये बोझ 3 चीजों से बनता है: नकारात्मकता, डर और अहंकार। जैसे सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई आपको गलत तरीके से कट मार देता है। पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, बिल्कुल। वो हमारा अहंकार है जो कहता है मेरी बेइज्जती कैसे हुई। भिक्षु की सोच ये सिखाती है कि उस पल में गुस्सा करने के बजाय आप ये सोचें शायद वो किसी इमरजेंसी में है और उसे जाने दें। शक्ति उस गुस्से में नहीं, बल्कि उस गुस्से को न करने के चुनाव में है। ये मानसिक बोझ को हल्का करने का पहला कदम है। देखा जाए तो मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग से जोड़ सकते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जाने देना इस पैटर्न को होशपूर्वक तोड़ने की एक प्रैक्टिस है। लेकिन कुछ डर तो जरूरी भी होते हैं ना, जैसे एग्जाम का डर हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है, या सड़क पार करते वक्त गाड़ी से डरना, वो तो हमें बचाता है। तो सारे डर को कैसे जाने दें? बहुत अच्छा पॉइंट है। किताब काल्पनिक और वास्तविक डर में फर्क करती है। गाड़ी से डरना एक वास्तविक जरूरी डर है, वो हमें बचाता है। सही। लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, क्या मैं इसके लायक हूँ, ये सब काल्पनिक डर हैं। ये हमारे दिमाग की कहानियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अच्छा। जाने दो का मतलब इन कहानियों को पहचानना और इन पर यकीन करना बंद करना है। ये एक मानसिक सफाई जैसा है, ताकि दिमाग में अच्छी चीजों के लिए जगह बन सके। ठीक है, ये समझ आया। तो एक बार जब कोई अपने मन से ये नेगेटिविटी और काल्पनिक डर का कचरा निकालना शुरू कर दे, तो मन में एक खालीपन सा आएगा। यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब उस खाली जगह का क्या करें? उसे भरना किससे है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जाने देना सिर्फ आधा काम है। उस खाली जगह को सही चीजों से भरना ही विकास यानी ग्रोथ है। ओके। और इसके लिए स्रोत 3 मजबूत पिलर बताता है: अनुशासन, कृतज्ञता और आत्म जागरूकता। अनुशासन, ये शब्द सुनते ही जिम की मेंबरशिप याद आ जाती है, जो जनवरी में ली थी और फरवरी में छूट गई। आदतें बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। क्या किताब इस अनुशासन वाले हिस्से को आसान बनाने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक बताती है? हाँ, और ट्रिक ये है कि अनुशासन को सजा की तरह न देखकर आजादी की तरह देखा जाए। आजादी, वो कैसे? स्रोत के अनुसार जब आप रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करने का अनुशासन बनाते हैं, तो आप दिन भर के तनाव से आजाद हो जाते हैं। जब आप रोज कुछ नया सीखने का अनुशासन बनाते हैं, तो आप अज्ञानता से आजाद हो जाते हैं। ये बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी लगातार की जाने वाली चीजों के बारे में है। जैसे कि मतलब ये सिर्फ बड़े विचार हैं या इन्हें रोज की जिंदगी में उतारने के तरीके भी हैं? तरीके ही इस किताब का सार है।
जैसे कि ध्यान, माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और सांस लेने के व्यायाम। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। बहुत से लोगों ने ये शब्द सुने होंगे पर शायद उनका मतलब साफ ना हो। क्या हम इनमें से एक दो को आसान भाषा में समझ सकते हैं? जैसे विजुअलाइजेशन क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी बातें सोचना है? नहीं, विजुअलाइजेशन का मतलब है कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके उस परिणाम की कल्पना करना जो आप चाहते हैं, उसे पूरे डिटेल में महसूस करना। मान लीजिए आपकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और अंत में तालियां बजा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उस अनुभव के लिए पहले से तैयार हो जाता है। ये दिमाग के लिए एक तरह की रिहर्सल है। अच्छा, और कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की बात करें, आजकल ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, पर क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? मान लीजिए किसी की जिंदगी में सच में बहुत मुश्किलें हैं, तो क्या उसे सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहना उसकी असल समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और कृतज्ञता का मतलब अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी समस्याओं के साथ साथ उन चीजों को भी देखना जो आपके पास हैं। स्रोत में कृतज्ञता जर्नलिंग का जिक्र है, यानी रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। वो चीज कितनी भी छोटी हो सकती है, जैसे आज की चाय बहुत अच्छी थी या किसी दोस्त से बात करके अच्छा लगा। सही बात है। जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपका दिमाग, जो सिर्फ कमियों को देखने के लिए ट्रेन हो गया था, वो धीरे धीरे अच्छी चीजों को भी नोटिस करना सीख जाता है। ये समस्याओं को मिटाता नहीं, पर उनसे लड़ने की मानसिक शक्ति जरूर देता है। मतलब ये कि हम सिर्फ भावनाओं में बहकर या बाहरी दबाव में आकर फैसले ना लें, बल्कि इस आधार पर लें कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सभी छोटे छोटे अभ्यास, ध्यान, आभार, अपने मूल्यों को समझना, ये सब मिलकर हमारे मन को वैसे ही ट्रेन करते हैं जैसे कसरत हमारे शरीर को करती है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से धीरे धीरे हमारे सोचने का, महसूस करने का और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है। यही असली विकास है। तो हमने मन की सफाई की, फिर उसे अच्छी आदतों और सकारात्मक सोच से भरा। ये सब कुछ अपने लिए करना है, लेकिन ये सब सिर्फ अपने लिए करना थोड़ा स्वार्थी सा नहीं लगता? क्या इस पूरी यात्रा का कोई बड़ा मकसद भी है? और यही हमें तीसरे और सबसे अहम स्तंभ पर लाता है, सेवा करें। गिव। अच्छा, ये इस पूरी प्रक्रिया का मतलब निचोड़ है। सेवा करे का सिद्धांत कहता है कि सच्ची खुशी और जिंदगी का मकसद तब मिलता है जब हम अपनी काबिलियत और ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। मतलब जब हमारा अपना कप भरा होता है तभी हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। एक परेशान और दुखी इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता। ये बात सीधे तौर पर किताब के उस मुख्य संदेश से जुड़ती है कि असली खुशी बाहरी मान्यता से नहीं मिलती। लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब तो हमें तारीफ मिल सकती है, लोग हमें अच्छा कह सकते हैं। तो ये बाहरी मान्यता से अलग कैसे हुआ? यहाँ इरादे का फर्क है। सेवा का मतलब तारीफ पाने के लिए कुछ करना नहीं है। इसका असली मतलब है बिना किसी उम्मीद के देना। जब एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो उसका पहला मकसद मरीज को ठीक करना होता है, ना कि सबसे अच्छा डॉक्टर कहलाना। सही बात है। जब कोई अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, अपने साथ काम करने वालों के प्रति दयालु रहता है या अपने परिवार की देखभाल करता है, तो वो भी सेवा ही है। इस प्रक्रिया में जो अंदर से शांति और संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी तारीफ या अवार्ड से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। लेकिन ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। असल दुनिया में जहां लोगों को अपनी नौकरी, ईएमआई, घर की चिंता है, वो दूसरों की सेवा के बारे में सोचने का वक्त और ऊर्जा कहां से लाएं? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है कि सेवा करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम करने या अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। ये नजरिए का बदलाव है। नजरिए का बदलाव। हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इस नजरिए से देखना कि मेरा ये काम किसी की जिंदगी में कैसे वैल्यू जोड़ रहा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोच सकता है कि उसका बनाया हुआ ऐप लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। एक टीचर ये जानता है कि वो भविष्य की पीढ़ी तैयार कर रहा है। जब हम अपने रोज के काम को भी एक बड़े मकसद से जोड़ देते हैं तो वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक योगदान बन जाता है।
और ये भावना हमें किसी भी थकान या तनाव से ऊपर उठा देती है। तो ये एक तरह का चक्र है। हम पहले जाने देकर खुद को हल्का करते हैं, फिर विकास करके खुद को मजबूत बनाते हैं ताकि हम अंत में सेवा करके दुनिया में कुछ अच्छा योगदान दे सकें और दूसरों की मदद करके हम खुद को और भी ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को सेवा का अवसर कैसे बना सकते हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। भिक्षु की सोच हमें यही सिखाती है कि हर पल में एक मकसद छिपा है, बस उसे देखने की जरूरत है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालते हैं। हमने जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक के आधार पर 3 मुख्य सिद्धांतों पर बात की। पहला, जाने दो, यानी नेगेटिव विचारों, काल्पनिक डर और झूठे अहंकार के बोझ को उतार फेंकना। दूसरा, विकास करो, यानी ध्यान, कृतज्ञता और अनुशासन जैसी छोटी छोटी आदतों से अपने मन को रोज प्रशिक्षित करना। और तीसरा, सेवा करो, यानी अपने जीवन को दूसरों के लिए सार्थक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि असली खुशी देने में ही है। और इन सब का अंतिम संदेश यही है कि मन की शांति के लिए हमें दुनिया से भागकर किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। असली चुनौती बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन के अंदर है। जब हम एक भिक्षु की तरह अपने मन को साधना सीख जाते हैं, तो हम इस मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ के बीच भी शांति, स्पष्टता और मकसद के साथ जी सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, और प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ये संगम हमें यही भरोसा दिलाता है कि हम सब अपने मन के मालिक बन सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की। इस पूरी बातचीत में ध्यान, कृतज्ञता, जर्नलिंग, सांस लेने के व्यायाम जैसे कई रोजमर्रा के अभ्यासों का जिक्र हुआ। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को इनमें से सिर्फ एक अभ्यास को चुनना हो, तो वो कौन सा अभ्यास होगा जो सबसे कम समय में सबसे गहरा बदलाव ला सकता है? और क्यों? इस सवाल पर सोचना शायद हमारे लिए अगला कदम हो सकता है।